नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड बोर्ड 13 मार्च का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो किस प्रकार से आया था और क्या क्या इनके आंसर हैं आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें जो आपके पास पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन जो था आपके पास वो था वसा में विलेय विटामिन है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो होता है एडेक, ए डी ई और के, है ना। और जो जल में घुलनशील होता है वो होता है बी और सी। तो आपका जो इसका सही आंसर होना चाहिए था वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, बी और सी किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपके पास K4 FeCN6 में Fe की उपसय संयोजन संख्या है, K4 FeCN6 में Fe की उपसय संयोजन संख्या है। तो जो Fe की उपसय संयोजन संख्या है वो यहाँ पर आपके पास 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe के साथ कुल जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, तो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो उपसय संयोजन संख्या है वो कितनी होनी चाहिए थी, 6। जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसकी इकाई मात्रक नहीं होती है। तो जो मोलरता है उसकी इकाई मात्रक होती है मोल पर लीटर, मोलरता की होती है किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इसकी होती है नॉर्मलता की ग्राम पर मोल, और जो हमारे पास मोल प्रवाह होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर सही होना था वो था ऑप्शन नंबर 4, यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो घ वाला क्वेश्चन है, अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। जब अल्कोहल यानी CH3 कोई भी अल्कोहल हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है, प्लस जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होना चाहिए था, एस्टरीकरण अभिक्रिया। गां जो है आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होती है सेकंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। इसके बाद आपके पास जो चा वाला क्वेश्चन है, चा विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता निर्भर करती है। तो ये जो निर्भर करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघटनीय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। छा जो है, ये सारे क्वेश्चन लगभग मैंने आपके पास वीडियो में करवा रखे हैं। जो छा वाला था, एमीन जिसे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया संश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है। तो किसको बनाया जा सकता है, इसके द्वारा हम हमेशा प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो जा है, जा लिखा हुआ यहां पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो जब एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है AlCl3 की उपस्थिति में। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एस्टरीकरण। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है, यानी CH3Cl की क्रिया होगी बेंजीन के साथ, तो कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। और अगर हम इसी प्रकार से CH3COCl के एसिटल हैलाइड की क्रिया करते हैं तो यहां पर जो अभिक्रिया कहलाती है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण कहलाती है, यानी ये वाली एस्टलीकरण की होती है और ये वाली एल्कलीकरण की होती है। ठीक है, अगला है आपके पास झा है डी ब्लॉक के। अच्छा, यहां पर आपने ये पहले चेक करना है, यहां पर निर्देश प्रश्न संख्या 1 से अगले दो खंडों में, प्रश्न संख्या 1 के अगले दो खंडों में दो कथन को अभिकथन A तथा कारण R के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चुनकर इनका सही उत्तर देना है। यानी जो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है झा और यहाँ वाला, तो इनका जो आंसर है वो ऊपर से देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है डी और F ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। तो ये वाला तो सही है क्योंकि डी वाला डी संक्रमण के कारण होता है और F वाला FF संक्रमण के कारण होता है। इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो दोनों आपके पास सही हैं।
और जो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसी के कारण ये क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के आपके पास सही आंसर झ का। और यहाँ जो है, यहाँ में फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो दो ही प्रकार के यौगिक है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO और एक बेंजल्डिहाइड होता है यानी बेंजीन पर CHO, बेंजीन पर CHO समूह, बेंजीन पर CHO समूह। तो ये दोनों क्या करते हैं, हमारे पास एल्डोल कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं और एल्डोल संघनन नहीं देते हैं। ठीक है, अब कारण लिखा इन्होंने, इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, गलत। पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर होना है वो सेकंड है, यानी यहां वाले का कौन सा है, नहीं थर्ड है, यहां वाले का कौन सा, थर्ड। ए सही है परंतु आर क्या गलत है, ए सही है परंतु आर क्या गलत है। तो आपके पास जो यहाँ का आंसर है वो क्या होना चाहिए, थर्ड। ठीक है, मोलरता का सूत्र होता है, तो जो मोलरता का सूत्र होता है वो होता है आपके पास, मोलरता का जो सूत्र होता है M बराबर WA डिवाइड बाय MA इंटू 1000 डिवाइड बाय V इन ml, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो मैंने आपके पास वीडियो में भी डाला होगा, इसमें वीडियो अपलोडेड है जिसमें मोलरता और मोलरता को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मोलरता में क्या होता है, V इन ml, और बिलियन किस में होता है, ml में होता है। जबकि अगर मोलरता होती तो यहां पर V इन ml की जगह क्या होना था, WV इन ग्राम। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो गैल्वेनिक सेल का जो एनोड वाला पक्ष होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पक्ष होगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है लोन। लेफ्ट हैंड साइड, एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो किस में होता है, एनोड में होता है, और रिडक्शन जो होगा वो किस में होगा, कैथोड में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। उपसय संयोजी यौगिक CuNH4 NH3 SO4 का IUPAC नेम है। तो यहां पर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो क्या है इसका नाम, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। टेट्राएमीन यानी 4 एमीन, कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फेट इसका IUPAC नाम है। विटामिन सी की क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग लिखिए। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके जैविक कार्य लिखिए। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो DNA का अगर आप टाइप्स लिख सकते हैं तो ठीक है, RNA के टाइप्स लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। और इनके जो जैविक कार्य है वो क्या होता है, DNA के जो जैविक कार्य होता है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर ले जाने का काम करते हैं, अपराधियों को पहचानने का काम करता है, फिंगरप्रिंटिंग आपने सुना होगा। इसी प्रकार जो RNA होता है वो मैसेंजर का काम करता है ना। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, बेंजीन का क्वथनांक 253.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का जो मान है वो है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो इसका जो हम आंसर है वो यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इसका जो यहां पे फॉर्मूला है वो है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WA डिवाइड बाई MA इंटू
1000 डिवाइड बाय WB। तो WA जो है वो विलेय का ग्राम में मात्रा है, MA विलेय का अणुभार है यानी विलेय का द्रव्यमान है। 1000 जब हम क्या करते हैं विलायक के किलोग्राम को किस में चेंज करते हैं, ग्राम में चेंज करते हैं, तो 1000 ऊपर चले जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा विलायक का भार। ठीक है, केबी इन्होंने दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान हमने यहाँ पे ले लिया, ये क्या हो जाएगा केबी इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीवी हमारा नीचे हो जाएगा इंटू WB। अब केबी इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है 2.53, WA दे रखा है 1.80 और ये 1000 डिवाइड बाय जो डेल्टा टीबी है वो इनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, विलयन के क्वथनांक का और शुद्ध विलायक के क्वथनांक। तो जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक था 253.23 केल्विन और विलयन का जो क्वथनांक था 254.11 केल्विन। इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.88 इंटू WB क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे, हमने क्या कर दिया, यहां से पॉइंट कैंसिल कर दिए। ठीक है, और 0 से 0 कट कर दिया। अब 100 से अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 253 इंटू 180 डिवाइड बाई 88 इंटू 9 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, और 253 और 20 अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे आ गया 5 और ये 253 ऐसे रह गया। अगर हम क्या करेंगे इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, यहाँ पे 3 बचेंगे 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33 इंटू 5। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 की 5 और 5 2 जा 10 1 11, तो 115 डिवाइड बाई 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 57.5 म्यू आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था 57.5 म्यू या AMU। ठीक है, इसी प्रकार से जो यहां पर अथवा में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है का में, वो क्या पूछा गया, प्रासरण दाब किसे कहते हैं या प्रासरण दाब को समझाइए। तो प्रासरण दाब क्या होता है, वह बाह्य दाब जो प्रासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। एक डेफिनेशन तो आप ऐसे लिख सकते हो या क्या लिख सकते थे, वह या विलायक के अणु के विलयन की ओर होने वाले प्रवाह के लिए लगाए जाने वाले दाब को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। यानी जो विलायक के कण है वो विलयन की ओर प्रवाहित ना हो, इसके लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल टू CRT। पाई होता है हमारे यहाँ पर प्रासरण दाब, C क्या होती है सांद्रता यानी मोलरता में इसको व्यक्त करते हैं, R क्या होता है आदर्श गैस नियतांक और T क्या होता है तापमान होता है। इसका जो खा वाला है राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का जो नियम होता है वो होता है PA इक्वल टू P0 AXA। यानी स्थिर ताप या दाब पर विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, वो हमारा A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी PA उसी घटक के मोल अंश यानी XA तथा शुद्ध वाष्प दाब P0A के गुणनफल के बराबर होता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, यह स्थिर ताप तथा दाब पर विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक दाब उसी घटक के आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर हमारे यहाँ पर A होगा तो XA हो जाएगा, PB होता तो XB हो जाता है। ठीक है, अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे P0A या P0B आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा शुद्ध वाष्प दाब होता है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास FeCN6 3- में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो FeCN6 3- में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपके पास +3 है। वो कैसे कैसे होता है, एक CN का -1 होता है तो 6 CN के क्या होंगे -6, Fe भी क्या होगा +6 और बाहर क्या है -3 है तो 6 - 3 कितना हो जाएगा +3,
तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी, +3 आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके पास खा वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। तो लिगेंड क्या होता है, उपसय संयोजी यौगिक यानी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है में केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए अणु, आयन या परमाणु को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहां पर Cn, ये क्या है, लिगेंड है। तो उपसय संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए आयन, अणु, यौगिक या परमाणु को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इनका जो उदाहरण है वो जैसे यहाँ पर लिखा है Cn, तो आप Cn भी लिख सकते थे। Cl हो गया, OH नेगेटिव हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, En हो गया। इस प्रकार के जो हमारे पास अणु या आयन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जलीय विलयन में Cu2+ आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, 29 है। ठीक है ना, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की अगर हम गणना की बात करें तो इनका चुंबकीय आघूर्ण की गणना हम यहां पर करेंगे, यहां पर चेक करेंगे। तो हमने लिखा है यहां पर μ√1 ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ। तो यहां पर जो कॉपर 2+ होता है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो म्यू से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर चेक करेंगे आप, कॉपर में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 और 9। तो जो कॉपर 2+ में है उसमें डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट वाला कैसा होता है, अयुग्मित होता है। तो हमने क्या लिखा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ = n/n+2। n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, और 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो 3 1 कितना होता है, 3। तो जो √3 की वैल्यू तो वो होती है हमारे पास 1.73 BM। BM क्या होता है, बोर मैग्नेट यानी इसकी इकाई। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या होना चाहिए था, 1.73 BM, बोर मैग्नेट। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अथवा में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है, लैंथेनाइड तत्व हमारे पास कहां से होते हैं, 58 to 71, और जो एक्टिनाइड होते हैं वो होते हैं आपके पास 90 से 103। तो लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं लैंथेनाइड संकुचन व्यक्त करेंगे और एक्टिनाइड तत्व एक्टिनाइड संकुचन व्यक्त करेंगे। लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है आपके पास, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f में फिलअप होता है। एक्टिनॉइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5f में फिलअप होता है। ठीक है ना, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख सकते थे। इसी प्रकार जो लैंथेनॉइड होते हैं वो उसमें केवल पीएम जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, और जो एक्टिनॉइड होते हैं उसमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव के होते हैं। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का चित्र बनाइए यानी SHEP। तो SHEP का आपने यहाँ पे डायग्राम बनाना था, इससे होने वाली रासायनिक समीकरण लिखनी थी। तो यहाँ पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव वो एनोड और कैथोड दोनों रूप में कार्य करता है, यानी इसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी हो सकता है। यानी तो कैसे कैसे होगा, तो 298 डिग्री केल्विन पर जो हाइड्रोजन का मान होता है 0 होता है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट की बात करें तो उनके साथ ये किसके रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में। और हाइड्रोजन से नीचे की अगर बात करें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो यह किस रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में, यानी इसमें ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वहां पर क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया की जाती है, तो जब प्राथमिक एमीन क्रिया करता है, जैसे यहां पर मैंने प्राथमिक एमीन में एथिल एमीन लिया है, तो एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से की जाती है KOH के प्रेजेंस में या KOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, मेथिल या एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया भी कहलाती है। यहाँ पर क्या बनता है, NC बनता है। ठीक है ना, अब वो आप देखेंगे कैसे कैसे बनेगा। तो 3K3Cl आपके पास क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 3HKCl बना देगा।
3 यहाँ पर OH है, एक H है 4 और 2 ये है, तो कितने हो गए 6। तो 3H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास CH3 CH2N और यहाँ से C बचेगा, तो NC का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, यानी आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अगला आपके पास डाईएजोटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ की जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, कोई प्राथमिक एमीन है उसकी क्रिया यदि हम किससे करते हैं, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, जो यहाँ पर यौगिक होगा, यहाँ पर हमने बेंजीन लिया तो बेंजीन बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे मीथेन लेते तो मीथेन डाइएजोनियम क्लोराइड, इथेन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है आपके पास वो लगता है डेल्टा G = -NF E0 है। तो N जो है हमारे पास यहाँ पर जिंक से Zn2+ में गया और कॉपर 2+ से कॉपर में गया, तो N की नंबर होता है 2, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है आपके पास F इन्होंने दे रखा है 96487, ठीक है, और E0 सेल के मान इन्होंने दे रखा है 1.1 वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 96487 इंटू 1.1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -212271.4, यानी क्या आएगा आपका जो आंसर वो आएगा -212271.4 आएगा, यानी 212271.4 आपका आंसर होगा, कूलाम मोल इनवर्स। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता के घातों का जो योग होता है क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। कोटि जो होता है वो प्रायोगिक मान होता है और जो हमारा आणविकता होती है सैद्धांतिक मान होता है। कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। कोटि हमेशा धनात्मक होती है, नहीं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन आणविकता जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं यहां पर अभिक्रिया लिख दूं 2HI, क्या लिख दूं 2HI gives H2+I2, तो जो 2 है यहां पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितने लिए हमने भाग 2, तो इसकी जो आणविकता है वो क्या है 2 है। लेकिन अगर मैं कोटि की बात करूं, यहां पर मैं गैस लिख दूं, यहां पर गैस कर दूं, यहां पर गैस कर दूं, तीनों गैसीय फॉर्म में, तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, यहां पर शून्य होती है। ठीक है, अगला है SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि बताइए। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है 2 स्टेप में पूरी होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो CH3Cl है वो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में यानी OH की प्रेजेंस में कार्बन आयन CH3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरे में जो आपके पास CH3 पॉजिटिव होगा वो OH के साथ क्रिया करेगा, KOH वाला OH के साथ, वो क्या बना देगा CH3OH का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो SN1 अभिक्रिया जो है 2 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में CH3Cl KOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, विघटित हो गया और क्या बनाएगा, कार्बन आयन का निर्माण करता है, यानी CH3 पॉजिटिव। और दूसरे स्टेप में CH3 पॉजिटिव OH के साथ क्रिया करके OH नेगेटिव के साथ क्रिया करके CH3OH का निर्माण करता है और KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में एथिल अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH और फिनॉल का होता है बेंजीन पर OH समूह। ठीक है ना, तो एथिल अल्कोहल की जो अनुनाद संरचना होती है वो नहीं होती है,
जबकि जो फिनॉल है वो H आयन दान करके फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, यानी बेंजीन पर O नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन को दे देगा और बेंजीन को देने के बाद वो अनुनाद संरचना प्रदर्शित करता है और अधिक अम्लीय गुण व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर ख है यहाँ पर, ईथर जल में कम विलेय किंतु H2SO4 में अधिक विलेय है, क्यों? तो ईथर जो है जल में कम विलेय होता है क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति होती है, लेकिन जब ये H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो जो ईथर का ऑक्सीजन परमाणु होता है वो H2SO4 के H को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। H2SO4 के H को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके पास कौन सी अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। यहां पर क्या बनना था आपके पास, C6H5MgBr, C6H5MgBr ये वाला, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगना था, तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, जो Br नेगेटिव वाला आयन है वो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, यानी CH2 वाला है, CH2 वाला है, उसके साथ रिएक्ट करना था Br ने, और H ने कहां जोड़ना था, CH, तो क्या बना देना था, CH3 CH2 Br। गा का जो यहां पर है, यहां पर अगर हमारे पास एल्कोहलिक KOH होता तो यहां पर एल्कीन बनना था, बीटा विलोपन अभिक्रिया होनी थी, लेकिन अगर एक्वस KOH की अगर हम बात कर रहे हैं तो OH Br की जगह क्रिया कर लेगा, वो क्या बना देगा, CH3 CH पे OH और CH3। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है अल्कोहल की, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, तो यहां पर क्या होगा कि जो प्राथमिक अल्कोहल है वो एल्डिहाइड का निर्माण करेगा, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन का निर्माण करेगा और तृतीयक अल्कोहल एल्कीन का निर्माण करता है। यहां पर निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है तृतीयक अल्कोहल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो क है, फिनॉल से बेंजीन, वो ये सदरज वाले अभिक्रिया है। ख जो है यहां पर गन्ने की शक्कर से एथेनॉल, तो गन्ने की शक्कर यानी सुक्रोज से C12H22O11, ठीक है ना। ये H2O के साथ क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब अगर हम क्या करेंगे, C6H12O6 को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है। इसी प्रकार जो एथेनॉल है, एथेनॉल ग वाला, एथेनॉल से ईथर, तो एथेनॉल की क्रिया 413 डिग्री केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं एथेनॉल को H2SO4 के प्रेजेंस में, तो C2H5O का निर्माण होता है, ठीक है। इनकी मैं आपको सभी की अभिक्रियाएं दिखाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये दिख रहा है आपको CH3 CH2OH, ठीक है ना। अब यहां से अगर ये क्या करता है, H आयन दान भी करता है, अगर अपना H आयन क्या करता है, दान करता है, और यहाँ पे नेगेटिव आयन बना भी देता है। इसी प्रकार अगर बेंजीन वाला जो हमारा फिनॉल वाला H है वो अपना H आयन अगर दान करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, इस प्रकार से बनाएगा, बेंजीन पर O नेगेटिव आ जाएगा। अभी ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दान करेगा जो नेगेटिव वाला चार्ज है, और यहाँ पे अनुनाद संरचना उत्पन्न हो जाती है। तो अगर इसे अनुनाद संरचना बना देगा तो इसकी अम्लीय गुण क्या होगी, ज्यादा, और ये अनुनाद संरचना व्यक्त नहीं करता है, जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। यहां पर देखेंगे आप ईथर, मैंने सामान्य ईथर लिखा हुआ है, डाइमिथाइल ईथर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन अनुपस्थित है, जिसके कारण ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन यहां पर क्या करता है, जो अम्ल है H2SO4, ये अपना H आयन इसको दान कर देगा। H आयन अगर इसको दान करेगा तो इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। अब इसने इस प्रकार का कंपाउंड बना दिया, तो ये क्या करेगा यहां पर, ये क्या करेगा यहां पर, अब जल के साथ अगर मैं इसको घोलता हूं तो ये जल में क्या होगा, विलेय होगा, यानी घुलनशील होगा, ठीक है ना, विलेय होता है H2SO4 में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का C6H5Br जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो C6H5MgBr बनाता है। इसको हम बोलते हैं बेंजील मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से अनुसार चलेगा, ये H हमारे यहाँ अटैक करेगा और Br इसमें अटैक करेगा, तो क्या बना देगा CH3 CH2 CH2 Br। क्वेश्चन नंबर 3, अगर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होगा तो बीटा विलोपन अभिक्रिया शो होती है, ठीक है ना। और अगर हम क्या करें, एक एक्वस KOH की बात करेंगे तो OH यहाँ पर अटैक कर लेगा, क्या बना देगा CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 और KBr बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाएगा, द्वितीयक अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में कीटोन बनाएगा, और तृतीयक अल्कोहल यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देख लो, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, तो CH3 CHO CH3 CO CH3, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर H2O मुक्त होता है, इसका H और इसका OH, एल्कीन बना देगा। यहां पर देखेंगे आप, जो पहली अभिक्रिया है क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा में, वो ये सदरज अभिक्रिया है फिनॉल के। सुक्रोज जल के साथ क्रिया करेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज की जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसे से हम क्या कहते हैं, सिरे से अल्कोहल का निर्माण भी कहते हैं। यहां पर C2H5OH जब H2SO4 की प्रेजेंस में इतने ताप पर गर्म करते हैं तो बनेगा आपके पास C2H5OC2H5। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 443 डिग्री केल्विन ताप देते हैं तो आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनना था, एल्कीन बनना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पास E0 सेल की वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है ना, और ई सेल की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इसमें नैनट समीकरण लगना था, और चाहे तो आप लेड संचायक सेल का सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं। जो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, लेड और लेड डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। प्रकाशिक समावेता को समझाए और उत्साह संयोजी यौगिक के सभी ज्यामितीय समावयवी लिखिए। इनकी प्रकाशिक समावेता को डिफाइन करना था। दो प्रकार की समावेता होती है, ठीक है ना, त्रिविम समावेता, आपके पास संरचनात्मक समावेता। तो संरचनात्मक के अलग अलग प्रकार हैं, ऐसे त्रिविम समावेता की भी, और दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है ज्यामितीय समावेता, दूसरी होती है प्रकाशिक समावेता। तो आपने यहाँ पे प्रकाशिक समावेता को डिफाइन करना था। इससे अथवा में जो आपके पास आया है वो ज्यादा बढ़िया था, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है, Fe(H2)6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो जो Fe(H2)6 है यहाँ पर दुर्बल लिगेंड होता है, जिसके कारण यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो अनुचुंबकीय दिखाएगा प्रबल। और यहाँ पर FeCN6 में जो Cn है वो प्रबल लिगेंड होता है, वो युग्मन करेगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो ये क्या होगा, दुर्बल अनुचुंबकीय होगा। अपचयी शर्करा क्या कहलाती है, वे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। कौन सी कहलाती है, अपचयी शर्करा कहलाती है। और इसका एक ही उदाहरण है, वो है आपके पास सुक्रोज। कौन सी शर्करा होती है, अपचयी शर्करा होती है। प्रोटीन का विकृतीकरण, तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, जब प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता नष्ट कर देता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, या द्वितीयक और तृतीयक संरचना को परिवर्तित कर लेता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, परंतु प्राथमिक संरचना को बनाए रखता है, ठीक है ना। प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। एंजाइम जो है आपके पास, एंजाइम क्या होता है, जो जीवों के शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं में या जैविक क्रियाओं में जो उत्प्रेरक का कार्य करते क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके पास सैंडमेयर अभिक्रिया है, डायजोटीकरण लिखो या सैंडमेयर। ये आपके पास कौन सी थी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया थी, ठीक है ना। और यहां पर क्या होना था, N2 बाहर हो जाना था, Cn यहाँ पर अटैच कर लेना था, यानी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाना था, Cn जुड़ जाना था, और बेंजीन पर Cn जुड़ेगा, ठीक है ना। N2 अलग हो जाएगा और CuCl भी बाहर हो जाता, ठीक है।
समय ज़्यादा है इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इस प्रकार से हेनरी का नियम यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही है समपराष्ट्रीय विलयन जिनका पराश्रय दाब समान होता है। हेनरी का नियम इसने गैस के लिए दिया था, जैसे राउल्ट का नियम है वैसे यहाँ पर हेनरी का नियम है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का या गैस का आंशिक दाब उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है। वान हाफ गुणांक क्या है? तो विलय के संयोजन या वियोजन के बाद तथा विलय के संयोजन या वियोजन से पहले जो आयनों का अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? वान हाफ गुणांक कहते हैं। यानी ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, इसमें समय बहुत ज़्यादा हो गया। आगे के क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में अपलोडेड मिल जाएंगे।